दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। आप सबको मालूम है कि जम्मू कश्मीर आप 2019 के बाद से ही बहुत सारे बदलाव हुए हैं और 2019 में जब 370 जिसको बोलते हैं संविधान की वो अनुच्छेद जब उसको निष्प्रभावी किया गया, उसके बाद से ही जम्मू कश्मीर का जो सूबा है न सिर्फ विभाजित हुआ, बल्कि वहाँ उसकी राज्य का जो दर्जा था, पूर्ण राज्य का, वो खत्म कर दिया गया और अब वहाँ एक केंद्र शासित क्षेत्र के रूप में पूरा जम्मू कश्मीर काम करता है, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर सर्वे सर्वा प्रशासन के हैं। इस बीच में चुनाव संपन्न हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि भाई, और निर्वाचन आयोग को भी, कि भाई चुनाव तो वहां होना चाहिए, और सितंबर 2024 की तारीख भी मुकर्रर कर रखी थी। तो इस तरह से चुनाव हुआ। हालांकि सितंबर की सीमा थोड़ी सी आगे बढ़ गई थी। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त ये भी कहा कि स्टेटहुड की वापसी भी होनी चाहिए, लेकिन स्टेटहुड नहीं वापस हुआ। अब इस समय, जबकि 5 अगस्त अभी कल बीता है, आज हम 6 अगस्त को बात कर रहे हैं आपसे, तो बहुत सारी स्पेकुलेशन, बहुत सारी संभावनाएं, आशंकाएं तरह तरह की गिनाई जा रही हैं दोस्तों, कि जम्मू कश्मीर में क्या कुछ नया करने जा रही है सरकार। अच्छा, इस बीच में एक और घटना घट गई कि देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी से मिलने गए और उसके कुछ ही देर बाद गृह मंत्री साहब भी चले गए प्रेसिडेंट से मिलने। अब दोनों जो टॉप बड़े नेता हैं, सरकार चलाने वाले लोग, ये बारी बारी से जाएं तो स्पेकुलेशन तो और बढ़ जाएगा। और ये जो मौके हैं, वो कई बार होता है कि कोई बड़ा पॉलिटिकल डिसीजन हो रहा है या कहीं विदेश यात्रा से लौट कर आए हों, तो ऐसी तो कोई बात नहीं थी। तो आखिर इसमें कश्मीर को भी जोड़ लिया गया। हम नहीं जानते कि इसमें असलियत क्या है। कोई सरकार के अंदर स्ट्रक्चरिंग का मामला है, फेरबदल का मामला है, या कश्मीर का मामला है, हम उस विषय पर जाएंगे ही नहीं। लेकिन 8 अगस्त को, यानी जस्ट 2 दिन बाद, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है उस केस की जिसमें जम्मू कश्मीर के 2 नागरिकों ने याचिका दायर की है कि हमारे स्टेटहुड का क्या हुआ, स्टेटहुड की वापसी क्यों नहीं हो रही है। इसी पर सुनवाई होनी है। तो आज हम इस विषय पर कि जम्मू कश्मीर में क्या हो सकता है, क्या कुछ नहीं हो पा रहा है, क्या मुश्किलें हैं सरकार के सामने, इसी पर बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के एक्सपर्ट, और सबसे बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर पर जिन्होंने किताब लिखी है और जो लगातार इन विषयों पर एक बहुत ही बेहतरीन शोध आधारित काम करते रहे, वो आरएफ में डिस्टिंग्विश फेलो हैं, मनोज जोशी जी। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल यही है कि आपको क्या लग रहा है, क्या ये होने जा रहा है कुछ जम्मू कश्मीर को लेकर, ये याचिका की सुनवाई से पहले या याचिका की सुनवाई के बाद, जो भी आपको क्या लग रहा है? देखिए, मुझे तो लग रहा है कि कुछ ना कुछ होगा, पर क्या होगा ये कहना मुश्किल है। जैसे आप कह रहे हैं, कई अफवाहें चल रही हैं। कोई कहता है कि जम्मू कश्मीर का फिर विभाजन होगा। एक जम्मू का इलाका जो है उसको स्टेटहुड मिल जाएगा, पर कश्मीर जो है वो यूनियन टेरिटरी रहेगा। मतलब ये कहने की बात है। पर मेरा तो कहना यह है कि सबसे पहले मुझे आज तक समझ नहीं आया है कि कौन सा ऐसा पावर था केंद्र के पास जिससे उसने एक स्टेट का दर्जा घटा दिया। अभी भी ये मुझे समझ नहीं आया है, क्योंकि आप यूनियन टेरिटरी को तो स्टेट बना सकते हैं, पर स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाना जो है वो पावर उनके पास कहां से आया, ये मुझे आज तक समझ नहीं आया है। तो ये चीज सुप्रीम कोर्ट को देखना है। मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने एब्रोगेशन का मामला भी जो है वो सही तरीके से नहीं देखा, क्योंकि वहां भी कुछ संवैधानिक मुद्दे थे जिन को उन्होंने नजरअंदाज किया। तो अब सवाल ये उठता है कि
स्टेटहुड मिलेगी नहीं मिलेगी, ये कहना सही है। आपने जो कुछ कहा कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी से मिले, गृह मंत्री राष्ट्रपति जी से मिले, तो ज्यादातर मैंने लाइफ में देखा है कि जब ये स्पेकुलेशन होती है, पॉलिटिकल स्पेकुलेशन, कुछ ना कुछ जो है उसके पीछे होता है। तो अब देखते हैं, कुछ चंद दिन रह गए हैं कि क्या होता है। जो आपने एक टिप्पणी की कि एक ये भी स्पेकुलेशन है, चर्चा है कि संभवतः जम्मू को स्टेट का दर्जा मिल जाए और कश्मीर को अलग रखा जाए या थोड़ा अलगाव हो जाए दोनों का। इसको मैंने देखा, जम्मू कश्मीर के कुछ जो अखबार हैं, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जो वहाँ की एक प्रमुख पार्टी अब तो बन गई है, उसने इसको रूल आउट किया है और उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं होनी है। ये स्पेकुलेशन गलत है, क्योंकि जम्मू और कश्मीर सूबे में काफी इसको लेकर र्यूमर और काफी इसको लेकर तरह तरह की बातें थी। तो अभी कल इसका बीजेपी की तरफ से खंडन आया है। देखिए, अगर ऐसी बात होती तो उसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ही घोर अन्याय माना जाता, क्योंकि कोई ऐसी वजह नहीं है कि जम्मू स्टेट बन जाए और कश्मीर जो है वो यूनियन टेरिटरी रहे। जबकि आप जानते हैं कि जम्मू और कश्मीर का जो राजनीतिक जीवन है, उसने कश्मीर का इलाका जो है प्रथम रहा है, क्योंकि एक तो आबादी वहां ज्यादा है, इस वजह से वो प्रथम रहा है। चीफ मिनिस्टर भी ज्यादातर वहीं से आए हैं, राजनीतिक नेतृत्व भी वहीं से हुआ है। तो मैं भी वो स्पेकुलेशन नहीं मानता हूं। और अगर कोई इसकी ऐसा सोच भी रहा है, तो ये एक घोर अन्याय है, ये कश्मीर के लोग कभी नहीं भूलेंगे। जी, लेकिन आपको याद होगा कि 2024 या जो कोर्ट ने सुनवाई जब की थी 11 दिसंबर 2023 को, यस, तो उस समय कोर्ट ने कहा कि राज्य में शीघ्र चुनाव कराना चाहिए, सरकार को उसने डायरेक्ट किया। स्टेटहुड को भी उन्होंने कहा कि स्टेटहुड मिलना चाहिए। लेकिन इतने दिनों के बाद चुनाव हुए भी काफी दिन हो गया और वहां पर उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर बने। चीफ मिनिस्टर बनते ही उन्होंने केंद्र की जो मौजूदा सरकार है उसके साथ एक बेहतर रिश्तों की शुरुआत की। भले ही वो कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्होंने बड़ी गर्मजोशी दिखाई सरकार के साथ कि हम अच्छा से मिलकर काम करेंगे सूबे के लिए, क्योंकि सबको मालूम है कि केंद्र के बगैर जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर के लिए काम करना बिल्कुल असंभव सा है। लेकिन इसके बाद भी स्टेटहुड वापसी पर विचार केंद्र ने अपने तय नहीं किया आज तक। क्या लगता है आपको? आप जम्मू कश्मीर को अच्छी तरह जानते हैं, क्या वो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इतनी ताकतवर समझी जाने वाली सरकार स्टेटहुड क्यों नहीं दे पा रही है? देखिए, आप जानते हैं कि सरकारी आंकड़े खुद कहते हैं कि वहां आतंकवाद जो है वो घट गया है। सरकारी आंकड़े कह रहे हैं, सरकारी लोग कह रहे हैं, मतलब होम मिनिस्टर ने भी शायद कहा है। हालांकि पहलगाम का हादसा वहां हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। पर जहां तक ये कहने की बात है, मैं समझता हूं कि ये एक किस्म की मनमानी है सरकार की, एक किस्म की मनमानी है। जैसे मैंने तो आपसे कहा कि ये दर्जा घटाया गया, ये किस वजह से हुआ और कौन से कानून से हुआ, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो अगर इस पे ही सवाल है तो सवाल उस पर भी उठ सकता है कि हाँ, इसका दर्जा आप फिर कैसे बढ़ाएंगे, कौन सा कानून इस्तेमाल होगा। तो अब ये सब जवाब जो है शायद केंद्र को सुप्रीम कोर्ट में देने होंगे। 8 तारीख आपने कहा शायद। 8 जी जी। हाँ, ये देने होंगे। पर मैं समझता हूं कि ये ज्यादातर मनमानी की बात है, क्योंकि दर्जा घटाना भी मनमानी था। मैं ये समझ सकता हूं कि आपने जब एब्रोगेशन किया
370 का, तो वहां जरूर आपको ये आशंका थी कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होगी, तो आपने वहां पे क्रैकडाउन किया और जितने भी वहां के मेन स्ट्रीम पार्टीज के नेता थे उनको जेल में डाला और वहां पे फौज भेजी, पुलिस भेजी। तो वो तो मैं समझ सकता हूं, क्योंकि एक ऐसा कदम आपने उठाया था तो उसको नजर रखते हुए आपने कुछ प्रिकॉशन लिए। पर दर्जा घटाने का मकसद क्या था? क्योंकि आप वहां प्रेसिडेंट रूल रख सकते थे, फिर भी आपके हाथ में रहता। तो मैं तो जो है जिसको कहते हैं एब इनिशियो, मैं ये पूछ रहा हूं कि ये वजह क्या है कि क्यों ये ऐसा कदम उठाया गया, किसकी एडवाइस से ये उठाया गया? क्या आप कोई भी प्रांत ले सकते हैं, आप उत्तर प्रदेश ले सकते हैं, बिहार ले सकते हैं और उसका दर्जा घटा सकते हैं जब भी आपकी मर्जी आई? और खुद आप कह रहे हैं कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर, मतलब जहां तक कि आतंकवाद है, आतंकवाद मेरे ख्याल से 2004-2005 में पीक हुआ था वहां, मतलब सन 90 में शुरू हुआ, 2004-2005 में पीक हुआ था। आंकड़े आप कोई भी देख लीजिए, उससे ये साफ नजर आता है। उसके बाद घटता रहा है और अभी भी बहुत ही मंद स्तर पर है। हालांकि ये पहलगाम जैसा हादसा हुआ है, उसमें कोई शक नहीं है, पर अगर आप साल ब साल आंकड़े देखें तो आतंकवाद घट ही रहा है। तो आपने ये किस वजह से ये कदम उठाया? अब इसको जो है मैं तो समझता हूं कि आपको बहुत पहले ये कर देना था, ये पहले तो कदम ही नहीं उठाना था। और अगर आप जब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात कही, आप कह रहे हैं कि 2023 में, तो उसी समय जो है सरकार को कदम उठाना था। जी। एक और भी बात कही जा रही है कि भाई जब 2019 में जब 370 को निष्प्रभावी किया गया, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पहले किया गया, जो पहले वाले प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को निष्प्रभावी करने के लिए, और फिर आपने बिल लाया पहले राज्यसभा में फिर लोकसभा में, और इस तरह 370 को खत्म कर दिया। और उस समय कहा गया कि आतंकवाद को पूरी तरह जो है ये 370 का खात्मा जो है पूरी तरह उस चैप्टर को ही खत्म कर देगा। जम्मू कश्मीर से आतंकवाद नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। और ये आप लगातार कहते रहे, 2019 में आपने कहा, 2020 में कहा, 2022 में कहा, 2023 और 24 के बीच तो और ज्यादा जोर जोर से कहा। क्योंकि 2024 का चुनाव आ गया था लोकसभा का, और आपने विधानसभा के चुनाव में भी कहा जम्मू कश्मीर के। मैं गया था उस विधानसभा के इलेक्शन में और मैं कवर कर रहा था। हम लोगों ने देखा कि हर जगह बीजेपी का ये स्लोगन होता था कि हमने जम्मू कश्मीर से भी वो खत्म कर दिया। लेकिन अगर आप आंकड़ों की बात कर रहे थे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि, और आप भी इससे तस्दीक करेंगे, कि जम्मू इलाके में जो मिलिटेंसी की बहुत सारी या टेररिज्म की बहुत सारी घटनाएं हैं, वो पहले, मैं पीक की बात नहीं कर रहा हूं, एक दौर में जो पीक पर था मिलिटेंसी या टेररिज्म, लेकिन हाल के वर्षों में, इवन मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान, वाजपेयी के भी एक बाद के दिनों में जो स्थितियां थी उससे मतलब मिलती जुलती स्थितियां आ गई थी। बल्कि मनमोहन सिंह के समय तो काफी कम हो गया था, जम्मू में तो बहुत ही कम होता था यदा कदा, लेकिन इधर बढ़ गया। फिर पुलवामा अभी घटित हुआ है, इसके पहले पुलवामा और बीच की भी कई ऐसी घटनाएं घटी जिसमें कि अगर आप हम अगर टेररिज्म के आंकड़ों को देखें तो ये निराश करने वाली बात है जो सरकार दावेदारी करती रही है कि हमने 370 को खत्म करके टेररिज्म को खत्म कर दिया, सारी मुश्किलात खत्म कर दी जम्मू कश्मीर सूबे की। तो इस पहलू को आप कैसे देखते हैं कि क्या वाकई ये अपनी फेल्योर को छुपाना चाहती है सरकार? देखिए, एक तो फेलियर को छुपाना चाहती है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात यह है कि आतंकवाद खत्म करने के लिए कहीं भी दुनिया में आतंकवाद या मिलिटेंसी या इंसर्जेंसी, उसको हम कहेंगे, इसके दो पहलू होते हैं। एक तो होता है बंदूकधारी से निपटना, पर दूसरा होता है राजनीतिक कदम उठाना। और यहां राजनीतिक कदम तो उठा नहीं रहे हैं कुछ,
हाँ, तो उल्टा मामला हो गया, राजनीतिक कदम उठा के राजनीति को निकाल दिया वहां से, राजनीति जो राजनीतिक नेता थे उनको जेल में डाल दिया। पर मैं एक बार और यहाँ पे आपसे कहना चाहूंगा कि जहां तक कि 370 है, ये 370 तो एक, आप समझ लीजिए, एक किस्म की जिद थी भारतीय जनता पार्टी की। 370 खोला था, 370 में जो ऑटोनॉमी की बात कही गई थी वो खोखली हो गई थी। तो वो 1954 से लेके उसके बाद तक कई प्रेसिडेंशियल ऑर्डर वहां प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के दरमियान को इस्तेमाल करके वो ऑटोनॉमी, असली ऑटोनॉमी नहीं रही वहां। तो 370 खोखला था। पर उसका एक बहुत महत्वपूर्ण फंक्शन ये था कि वो कश्मीरियों को एक किस्म के सिंबल था, एक सिंबल था वो उनको ये जो है, आप समझ लीजिए कि आप सोच लीजिए उनको एक तरह से बहलाता था कि हमारे पास वाकई में ऑटोनॉमी है। अब आपने वो सिंबल को हटा दिया है और उसकी जगह पे आप क्या लाए हैं? कुछ नहीं लाए हैं। आपने कहा था हम विकास लाएंगे, इन्वेस्टमेंट होगा, फलाना होगा, धमाका होगा, कुछ नहीं हुआ और आतंकवाद भी खत्म नहीं हुआ। तो अब आप जब पूरा हिसाब लगाते हैं तो मैं समझता हूं कि ये जिद जो थी आपने पूरी की। जिद जो है, जिद शुरू हुई थी जब प्रजा परिषद ने वहां पे आतंक ये 370 के खिलाफ झंडा लहराया था। उसके बाद भारतीय जनसंघ ने झंडा पकड़ा और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जो है उसने अपने प्रोग्राम पे इसको महत्व दिया। तो उसमें वास्तविकता उसमें कुछ नहीं थी। तो ये एक अपने ही नमूने का राजनीतिक खेल है जो कश्मीर के साथ किया गया है, जहां की हालत सुधर रही थी और आपको वहां पे और ठोस राजनीतिक कदम उठाने थे जिससे वाकई में वहां नॉर्मलसी आ जाती, पूरी नॉर्मलसी आ जाती। पर उसको अलग छोड़ के आप ये बीच में दूसरे मुद्दे पे कूद गए और वहां पे अपनी, मतलब मैं कहूंगा अपने झंडा को लहराने के लिए आपने ये कदम उठाया और अब उसको आप उल्टा कर रहे हैं। आप बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं और बहुत कम लोग देश में हैं जो यह बात बिल्कुल साफ ढंग से कहते हैं कि 1954 के बाद से, अगर आप देखिए 1953 में शेख अब्दुल्ला गिरफ्तार किए गए थे और उसके बाद का जो दौर था उसमें क्रमशः धीरे धीरे बीच बीच में लगातार तेजी से भी जो 370 के जो बहुत सारे इम्प्लीकेशंस थे, जो प्रावधान थे संवैधानिक, उनको खत्म किया गया था। और एवरीबॉडी नो कि ये कांग्रेस गवर्नमेंट्स के समय हुआ। आप कोर्ट्स का देख लीजिए, निर्वाचन आयोग का देख लीजिए, अधिकार क्षेत्र और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का, बहुत सारी चीजें हैं, उसको गिनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप 100% ये सही है और कोई भी व्यक्ति जो जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री को जानता है वही कहेगा जो आप कह रहे हैं। लेकिन एक सवाल और इसमें बनता है और मुझे लगता है कि उसको छोड़ना नहीं चाहिए कि जम्मू कश्मीर के साथ लद्दाख भी था और लद्दाख आज जो है यूनियन टेरिटरी है। अंतर बस यह है कि उसके पास असेंबली भी नहीं है। जो पहले असेंबली थी, जम्मू कश्मीर की जो असेंबली थी, उसमें लद्दाख भी शामिल था। तो अभी लद्दाख एक दौर में आपने देखा कि बीजेपी की काफी वहां पर पहुंच थी, काफी पकड़ थी और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी उनके जीता करते थे और अदरवाइज भी समाज में काफी उसका बोलबाला बढ़ा था, बौद्ध लोगों में भी। तो अभी वहां बहुत नाराजगी है। तो क्या ये कहेंगे कि ये एक अजीब तरह का फेल्योर है इस रूलिंग, आई मीन हमारी जो सत्ताधारी दल है केंद्र में, कि वो जम्मू कश्मीर में भी कुछ नहीं वो कर पा रही है ठोस रूप से, जो मिलिटेंसी को खत्म करके एक शांति स्थापना का काम, ज्यादा डेवलपमेंट का काम तेजी से बढ़ाना, और लद्दाख जैसे शांत सूबे को, जो सरहदी सूबा है, सेंसिटिव है बहुत ज्यादा, उसको आपने इग्नोर कर दिया है और वहां के लोग जो हैं आपसे भी नाराज हैं, जबकि वो कांग्रेस के मुकाबले आपसे ज्यादा खुश थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुकाबले भी आपसे खुश ज्यादा दिख रहे थे एक समय। तो कैसे देखते हैं ये लद्दाख को जिस तरह ट्रीट किया गया है?
देखिए, वो तो कहावत है कि क्या कहते हैं, आ बैल मुझे मार। तो यही बात हुई है लद्दाख में, जब वहां पे बिल्कुल शांति थी और वहां के लोग जैसे आपने कहा सरहदी इलाका है और वहां पे भी उथल पुथल हो गई है। तो ये जो है ये उसी लक्षण की का एक मतलब उदाहरण है। वही लक्षण जो है वो जो जम्मू और कश्मीर में जो उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो वहां पे कार्रवाई की और कार्रवाई की निजी स्वार्थ के लिए, निजी राजनीतिक स्वार्थ के पीछे ये कार्रवाई की गई। कोई वजह नहीं थी, कुछ ऐसा नहीं हो रहा था जम्मू कश्मीर में जिससे कि इसकी जरूरत थी। अब आपको उसे झेलना होगा, लद्दाख में अलग झेलना होगा। और जैसे आपने कहा ये सरहदी इलाका है और जम्मू और कश्मीर में तो झेल ही रहे हैं और वहां भी साफ नजर आ रहा है। देखिए, आपने क्या कहा, हम 370 हटा देंगे, यहां पे हम विकास लाएंगे। पर सवाल यह है कि जब तक वहां पे राजनीतिक स्थिरता नहीं आती है, स्टेबिलिटी नहीं होती है, कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? आप मुझे बताइए, पिछले 5 साल में कितना इन्वेस्टमेंट कश्मीर के अंदर आया है? जम्मू में जरूर इन्वेस्टमेंट हो सकता है, पर कश्मीर में तो कोई नहीं करेगा, कोई प्राइवेट पार्टी नहीं करेगी, क्योंकि वहां पे अभी जो है स्थिरता नहीं है। और देखिए, आतंकवाद अभी फैला हुआ है। आपने देखा है पिछले 4-5 साल में आतंकवाद होता क्या है? आतंकवाद ये होता है कि एक आदमी एक पिस्तौल लेके एक पूरे इलाके में भय फैला देता है। तो कोई इन्वेस्टर वहां आए, कोई पैसा लगाए और अपनी जान मोल दे, तो इस वजह से वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। और वो जो आपने वायदा किया था वो आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं। पहले सरकार तो पैसा पहले से भी लगा रही थी, ये सरकार के पैसे लगाने में कोई कमी नहीं थी। पर यह है कि जो आपने वायदा किया था, जिसकी वजह से आपने वहां पे एक वायदा किया था कि हम ये हटा रहे हैं ताकि ये एक बाधा है, सरकार कहना था ये एक बाधा है, इस बाधे को हम हटा रहे हैं और जम्मू और कश्मीर जो है अब वाकई में जो है स्वर्ग बन जाएगा। पर कुछ नहीं हुआ। तो आखिर में बिल्कुल अगर मैं आपसे पूछ लूं, तो आपको क्या लगता है कि सरकार कोर्स करेक्शन करेगी? क्या वो सेल्फ क्रिटिकल होकर के और जम्मू कश्मीर को पूरा स्टेटहुड देगी, अधिकार देगी, और मिलिटेंसी या टेररिज्म जो भी कहिए आप, उसको फाइट आउट करने के लिए एक केंद्र और राज्य के बीच में एक स्ट्रेटेजिक समझदारी बनेगी? आपको लग रहा है ऐसा ऐसा होने जा रहा है? देखिए, जिस तरह से ये सरकार काम करती है, मुझे ये लग रहा है कि अगर स्टेटहुड भी देगी तो कोशिश करेगी कि कुछ पावर जो है अपने जेब में रखेगी, पूरे पावर नहीं देगी, क्योंकि एक आदत पड़ गई है दिल्ली से चलाने की। ये सरकार तो भूल गई है कि भारतवर्ष या इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो ये केवल कश्मीर से के साथ ये मसला जुड़ा हुआ नहीं है, तमिलनाडु भी कह रहा है, केरल भी कह रहा है और स्टेट्स भी कह रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो पॉलिटिकल मकसद है वो इंडिया को एक यूनिटरी कंट्री बनाना चाहती है, यूनिटरी सिस्टम में बनाना चाहती है। तो जम्मू और कश्मीर में वो किसी किस्म की जो विशेष पावर हैं उसको नहीं छोड़ना चाहेगी। तो जो नया कानून भी लाएगी या कुछ करेगी, उसमें जो है वो पावर जो है अपने जेब में रखेगी, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का पावर हो, चाहे कुछ हो। तो मतलब जो कुछ भी है वो काम सफाई से नहीं होगा, और ना वो मैं कहूंगा कि ना वो ईमानदारी से होगा, ना वो सफाई से होगा। एक चर्चा ये भी है कि स्टेटहुड अगर सरकार दे भी देगी तो होम डिपार्टमेंट वो अपने पास रखेगी, सेंटर के पास रखेगी।
मैं वही कह रहा हूं कि जो ईमानदारी से स्टेटहुड दोबारा वापस नहीं आएगी, ना वो सफाई से आएगी, कुछ ना कुछ गड़बड़ उसमें रहेगी और समस्या जो है वो खत्म नहीं होगी। तो दोस्तों, आपको हमारी ये चर्चा कैसी लगी जरूर बताइएगा, और जम्मू कश्मीर पर जो भी फैसला केंद्र करेगा, अगर करेगा तो हो सकता है कि 8 के पहले भी कर ले, या हो सकता है 8 के बाद करे, हो सकता है केंद्र की के डायरेक्शन पर करे। ये सब देखने की बातें हैं, और मैं समझता हूं कि पूरे जम्मू कश्मीर को ही इंतजार नहीं है, पूरे देश को इंतजार है, हमारे सियासतदानों को भी इंतजार है, समाज के अन्य जो स्टेक होल्डर्स हैं सबको इसका इंतजार है। तो हम फिर उस दिन भी बात करेंगे, अगर कुछ बड़ी घटना घटती है, कुछ बेहतर या कुछ भी ऐसा चमत्कारिक होता है जिसे कि जम्मू कश्मीर के मसले पर एक नई पहल दिखती है, तो हम उस दिन भी बात करेंगे। तो दोस्तों, आज इतना ही। मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।